गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा चलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास के आप लोगों ने रिस्पायरेशन के टॉपिक को देखा था। रिस्पायरेशन के टॉपिक में मैडम ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई होगी। रिस्पायरेशन क्या है, तो जो फूड हमने एसिमिलेशन के थ्रू अपने ब्लड में मिक्स किया और हर एक सेल तक पहुंचाया, और हमारा सेल जो है उसी एब्जॉर्ब फूड को यानी एसिमिलेटेड फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एटीपी जनरेट करता है, और इसके लिए हमारे सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी समझिए ये हमारा बेटा सेल है, और इस सेल को, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस दिखा दिए, और ये समझ लो बेटा ग्लूकोज जो डाइजेशन के प्रोसेस है। आपने खाना के रूप में क्या खाया था? खाना के रूप में आपने पॉलीसैकेराइड, अभी मान लिया पॉलीसैकेराइड नहीं समझ में ना, छोड़ दीजिए, समझ लीजिए स्टार्च खाया था आपने, रोटी में स्टार्च लिया। ये स्टार्च जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में गया और ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज इधर आया, ठीक है, क्योंकि स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स फूड है और डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइमेटिक एक्शन से टूट करके हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज यहाँ पर आया। अब इस ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है, तो जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा तो इसका भी ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ओके, अब ये ग्लूकोज बेटा जब हमारे सेल के अंदर में आया तो ये पहले क्या प्रोसेस करता है? तो ग्लाइकोलाइसिस का, और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से ये टूट जाएंगे पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। तो जब ये पायरुविक एसिड में टूटेगा C6H12O6 यानी ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन इंटू 2 टोटल 6 कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज कितने कार्बन का था बेटा? ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो 6 कार्बन का कंपाउंड टूट गया 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, तो टोटल 6 कार्बन आ गया यहाँ पर। और यही पायरुविक एसिड हमारे, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन है तो आप टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में आपको आया होगा, एक होगा एरोबिक रिस्पायरेशन, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, एंड सेकेंड एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ओके, एक एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकेंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, ओके, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब कि अब आगे के इस प्रोसेस के लिए इसे O2 की जरूरत होगी, और एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब कि जब O2 की जरूरत नहीं होगी। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है बेटा वो कहाँ होते हैं? तो ये होता है फंगाई में यानी ईस्ट में, और हमारे मसल्स में भी हो सकता है। कब? जब हम ज्यादा एक्सरसाइज या कुछ ज्यादा काम करते हैं तब, और बैक्टीरिया में भी होता है, और बाकी जगह यानी एरोबिक रिस्पायरेशन जनरली चलते हैं। अब इसी रिस्पायरेशन के लिए हम लोग, यानी यहाँ तक एक ओवरव्यू देख लिया जब आप लोगों ने, तो उसके आगे अब हेडिंग देंगे हम लोग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। Respiration in human, okay. Respiration in human में, respiration in human और respiration in human में होता क्या है? Respiration in human, देखिए
रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में ये दो चीजें होती हैं, यानी कि जो हमने सांस लिया, हमारे बॉडी के हर एक सेल को क्या मिलना चाहिए? O2 मिलना चाहिए, ऑक्सीजन। तो वो O2 जाएंगे कहां से? तो जो O2 हमारे एटमॉस्फेयर में है वो O2 यानी हमारे बॉडी के हर एक सेल तक तभी पहुंचेंगे जब वो हमारे ब्लड में मिक्स हो। कैसे? हमारे बॉडी के हर एक सेल तक कौन पहुंच रहा है? ब्लड। और हमारे बॉडी के हर एक सेल तक न्यूट्रिशन लेकर के कौन जा रहा है? जो एब्जॉर्ब फूड हुआ था वो ब्लड में मिक्स हुआ और ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के थ्रू आउट द सेल पहुंचाया। तो उसी तरह अगर ब्लड में O2 पहुंचेगा, मिलेगा, तभी जाकर के वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाएंगे। अगर किसी वजह से ये नहीं पहुंचेगा ब्लड तक, तो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड की O2 की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अगर हर एक सेल तक कुछ पहुंचाना है या हमारे बॉडी के हर एक सेल से कुछ कलेक्ट करना है तो उसका एक ही मीडियम है, वह है ब्लड। दैट इज द बॉडी फ्लूइड। उसी को बॉडी फ्लूइड भी कहते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 21.03% है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक, तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, तो जब हम सांस लेंगे यानी इस एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसको अपने अंदर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर कि जब हम सांस लेंगे तो क्या नाइट्रोजन नहीं जाएगा? नाइट्रोजन भी जाएगा। यहाँ पर जब आप सांस लेते हैं अपने नोज से तो यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगा है जो नाइट्रोजन को छांट के निकाल देगा और ऑक्सीजन को सप्लाई करने देगा। नहीं, ऐसा कोई फिल्टर हमारे नोज में नहीं लगा है। तो वी हैव नॉट एनी फिल्टर इन आवर नोज दैट एक्सट्रैक्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कैन एक्सेल एंड दैट कैन इनहेल ओनली ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है। तो whenever we are inhaled air from the atmosphere, all component of atmospheric air are enter into our respiratory passage। जब हम इस एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं तो सारे के सारे एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे रिस्पिरेटरी पैसेज में इंटर करते हैं। अब उसमें से जिसकी हमें जरूरत होती है वो हम ले लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है उसे छोड़ देते हैं। ये अलग बात है। तो देखिए, तो रिस्पिरेशन जो है, तो रिस्पिरेशन के लिए जो आपका डेफिनेशन ही है, तो द प्रोसेस बाय विच energy is released from food in our body is called respiration. कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एंड वाटर आर end product of respiration। जब आप रिस्पिरेशन देखे भी होंगे तो आपको बेटा आया भी होगा कि रिस्पिरेशन के लिए जो है वो फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 + 6O2। और यहाँ पर क्या बनते हैं, यानी टूटता है तो क्या मिलते हैं हमें? 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। तो एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला हमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला। तो रिस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। अब आइए देखिए,
अब आइए ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज, तो ये जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आया, यानी ये जो हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे फूड का, इसके लिए क्या लगा है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमारे अंदर कैसे आएगा? तो वो अंदर आने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं दैट इज दी ब्रीदिंग। तो इसी ब्रीदिंग को हम कॉमनली जो है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन भी बोलते हैं, यानी हमारे अंदर का रिस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू ही हम क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए देखिए, द फंक्शन ऑफ, अभी एक पॉइंट और लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू the function of respiratory system is to breathe in oxygen, breathe in oxygen for respiration, and to breathe out carbon dioxide produced by respiration, अब ये गैसियस एक्सचेंज जो होता है, यानी अभी हमने आपको बताया कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक O2 कैसे पहुंचेंगे बेटा। तो जब तक O2 हमारे बॉडी के ब्लड में मिक्स नहीं होंगे, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक सप्लाई नहीं होगा। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड O2 की सप्लाई करने के लिए उस O2 को मिक्स होना होगा। तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन दी ब्लड होना बहुत जरूरी है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 है, जो कैसे निकला है CO2? तो रिस्पायरेशन यानी फूड के ब्रेकडाउन की वजह से। तो फूड के ब्रेकडाउन होने की वजह से जो CO2 निकला है हमारे हर एक सेल में, वो सारे CO2 हमारे बॉडी के ब्लड में मिक्स होंगे सभी जगह से, और वो ब्लड लेकर के CO2 को आएगा लंग्स में, और लंग्स जो है CO2 को बाहर निकालेगा और फिर O2 को अंदर लेगा। ये जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन the gaseous exchange between blood and air, are oxygen and carbon dioxide, oxygen and CO2। अब आइए तो ब्रीदिंग के वजह से, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच air rich in oxygen is taken inside the body of an organism and air rich in carbon dioxide is
expelled from the body, expelled from the body, expelled from the body, expelled from the body with help in breathing organ. ओके, अब एक ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग का मतलब होता है वन इनहेलेशन, यानी एक बार सांस का लेना और फिर एक बार सांस का छोड़ना, यानी एक्सहेलेशन. तो ब्रीदिंग मीन्स वन इनहेलेशन, यानी कि जो एयर को इनहेल कर रहे हैं, इन and one exhalation, one inhalation and one exhalation. Okay. नेक्स्ट आइए, अब मैकेनिज्म ऑफ देखो बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो क्या क्या होता है और सांस छोड़ते हैं तो क्या क्या होता है. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. आप नोटिस करोगे कि जब आप सांस लेते हो तो थोड़ा सा क्या होता है, आप देखो ये एक्सपेंस किया, ठीक है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर आपका स्टमक बाहर की ओर आता है, ये रिलैक्स होता है. ये सब जो चेंजेज आते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सांस लेने के टाइम पे ये हमारा स्टर्नम होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होता है, और ये जो रिब्स होते हैं, ये आगे वाला ये जो पार्ट है दैट इज द रिब्स, ठीक है. तो रिब्स और दो रिब्स के बीच का जो मसल होता है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, यानी जिसे आप इस तरह से चेस्ट बोलते हैं, ठीक है. तो जब आप सांस लेते हैं तो देखेंगे, आप खुद से नोटिस कर लो क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं. देखो अभी हमने इनहेलेशन किया तो क्या क्या हुआ, तो ये थोड़ा आगे की ओर बाहर की ओर एक्सपेंड करके, तो इसमें मूवमेंट होते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड. कहाँ? इस चेस्ट वाले रीजन में. किधर की ओर? अपवर्ड, ऊपर की ओर. देखेंगे, देखिए ये हल्का सा अपवर्ड और आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर और ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ. क्यों? अपवर्ड होने से और आउटवर्ड होने से अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से लंग्स को फैलने में, यानी लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प मिला. पहली बात तो ये हो गई. अब दूसरी बात, दूसरी चीजें ये है कि जो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ होने से, तो उसका फायदा नुकसान क्या है? फायदा है, यानी ऐसा हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, यानी अगर नहीं करेंगे हम तो हमारा लंग्स अगर फैलेगा नहीं तो उसमें ज्यादा एयर नहीं जा पाएंगे. अगर एयर कम जाएंगे तो हमारे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी. और यही जब हम बाहर की ओर यानी एक्सहेलेशन करते हैं तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट. किसका? तो ये हमारे चेस्ट का मूवमेंट होगा. इसी चीज को हम लोगों को लिखना है. चलिए देखते हैं.
breathing involves the movement of the movement of the ribs, movement of the rib cage and the diaphragm तो क्या क्या होते हैं जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं? तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम। किसका? तो रिब केज का और डायफ्राम का होता है। तो जब ब्रीदिंग इन करते हैं तो कैसा मूवमेंट? द चेस्ट कैविटी becomes larger, the chest cavity becomes larger, air is sucked in from outside into the lungs, okay। अब ब्रीदिंग आउट अभी पहले इसी में हम लोग चलते हैं। द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। और इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें the muscles between the ribs contract causing the rib cage to move upward and outward सेकेंड क्या होगा इसमें? द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट the diaphragm contract and move downward the upward and outward movement of rib cage as well as the downward movement of diaphragm both increase the space
increase the space in the chest cavity and make it larger अब ब्रीथ आउट। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है डायफ्राग्म बेटा, यहाँ पर का एक ये बोन है डायफ्राग्म डोम शेप का। तो वो क्या होते हैं, जब अगर ऐसे है कोई चीज़ इस तरह से होता है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करके सीधा होगा तो ऊपर से या स्पेस जो है, यानी जब ये थोड़ा ये इस तरह से डोम शेप का है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया तो स्पेस यानी ये नीचे की ओर आएगा तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएंगे, ये स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, जिसके वजह से लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगी फैलने की, और लंग्स इस वजह से फैलेगा, एक्सपेंशन करेगा। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिया है। द मसल बिटवीन द रिब्स, यानी 2 रिब्स के बीच में जो मसल होता है उसे इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ये ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे यानी मसल जो है ऊपर की ओर खिंचाव करेंगे, तो रिब्स थोड़ा ऊपर की ओर, जिससे डायफ्राम सीधा होगा। जो इस तरह से था तो वो अब ऐसे होगा। अगर इस तरह से था तो देखो ये ऊपर निकला हुआ जो पार्ट है वो स्पेस ले रहा है, अगर सीधा होगा तो थोड़ा जगह ज़्यादा बन जाएगी। दूसरा काम क्या होगा, द डायफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, यानी ये नीचे की ओर आएगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट किया। और फाइनली द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्म बोथ इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। तो डायफ्राग्म का डाउनवर्ड मूवमेंट और रिब केज का अपवर्ड मूवमेंट, जिससे बीच में स्पेस बढ़ गया, जिससे लंग्स को एक्सपेंशन करने में मदद मिलेगी। अब आइए ब्रीथ आउट में क्या होते हैं। नेक्स्ट अब ब्रीथ आउट। ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। तो ब्रीदिंग आउट में क्या क्या है, जस्ट उसके उल्टे चलेंगे काम। तो पहला क्या, द मसल बिटवीन द रिब्स, द मसल बिटवीन द रिब्स रिलैक्स causing the rib cage move downward and inward. The diaphragm relax causing the diaphragm relax and move upward the downward and inward movement of
of rib cage as well as upward movement of diaphragm as well as upward movement of upward movement of diaphragm both increase the decrease the space in our chest cavity and make it smaller as the chest cavity becomes smaller, it is pushed out from the lungs. तो ये चेंजेज आए इसमें यहाँ पर। तो स्पेस अगर कम हो गया अंदर में, जो अपवर्ड हुआ था अब डाउनवर्ड मूवमेंट कर लेगा, जिसके वजह से जो डायफ्राम फ्लैटन हुआ था अब वो डोम शेप होगा, जिसके वजह से स्पेस कम हो गया और जो एयर है वो बाहर की ओर एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे। तो ये ब्रीदिंग के लिए हो गया यहाँ तक की बातें। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को देखना है, ब्रीदिंग हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन के थ्रू होते हैं। तो एयर जो है वो कहां से कहां की ओर चला, तो एयर जो है वो बेटा मूव करते हैं सबसे पहले नोज, हेडिंग अब आपको देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में यानी कहां से कहां चला, तो द मेन organ of respiratory systems are नोज, नोज के बाद नजल पैसेज, नोज नजल पैसेज, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स और लंग्स से डायफ्राग्म, लंग से डायफ्राग्म। अब देखो तो सबसे पहले जब हम एयर लेते हैं तो वो हमारे नोज में, नोज के अंदर में नजल पैसेज है, नजल पैसेज से हमारा कहाँ पहुंचेगा, तो ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, तब लंग्स और डायफ्राग्म। तो ये एयर का पैसेज यानी ये ऑर्गन जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हैं, और एयर पैसेज मेन जो काम होता है ये लंग्स तक बस।
डायफ्राग्म इसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है, डायफ्राग्म जो है सपोर्ट के लिए है, मेन ऑर्गन्स जो है वो हमारा लंग्स है बेटा। अब चलेंगे हम लोग, देखिए तो द एयर फॉर रिस्पायरेशन इज the air for respiration is drawn into our body, through the nostril present in the nose, present in the nose। तो सबसे पहले जो एयर है, द एयर फॉर रिस्पायरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल प्रेजेंट इन दी नोज। तो ये नोज यानी नॉस्ट्रिल में आएंगे, उसके बाद नजल पैसेज, और नजल पैसेज के बाद में आते हैं ट्रैकिया। देखो इस तरह से बटा होता है, ये है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वह डिवाइड हो जाता है और इस तरह से, और इधर जो है वो है हमारा लेफ्ट, तो इधर राइट। दो लंग्स हैं, एक लेफ्ट की तरफ, दूसरा राइट की तरफ। लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स की तरफ ये बढ़ जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है वो बटा हुआ है, एक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी ये जो आया प्राइमरी, और इधर से फिर बट गया है और फिर आगे की ओर बटा, ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर आगे की ओर बट गया, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से ये पैसेज बढ़ते चला जाएगा। तो इसके आगे की जो बातें हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अब लास्ट कल बताऊंगा कि कैसे लंग्स के अंदर ये एयर पहुंचता है हमारे नोज से होते हुए। ओके, थैंक यू।